The firm, stakeholders, objective and decision issues, MS09 यूनिट 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो सब होते हैं जो एक फर्म से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक फर्म के स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो जो उस फर्म से जुड़े हुए हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहा हूँ। तो स्टेक होल्डर जो हैं वो मालिक तो है ही है, वेंडर्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, आपके सप्लायर्स भी हैं और कस्टमर्स भी हैं। हम इस चैप्टर को चालू करते हैं एक छोटे से जोक से जो मेरे व्हाट्सएप पे आया था। तो वो जोक ऐसे था कि एक टूरिस्ट जो है एक होटल में पहुंचता है और काउंटर पे 500 का नोट रखता है और बोलता है कि मैं जरा रूम देख करके आता हूँ, अगर मुझे रूम पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो मैं पैसे वापस ले जाऊंगा। ठीक है, वो रूम देखने ऊपर चला जाता है। इतनी देर के अंदर एक आदमी उस रुपए को लेकर के जाता है होटल में से और दूध वाले को, जो वेजिटेबल वेंडर होता है, उसको 500 रुपया दे देता है, क्योंकि वो उधारी चल रही होती है उसकी वेजिटेबल वेंडर के साथ। वेजिटेबल वेंडर जो है उस 500 रुपये को लेकर के भाग करके जाता है, दूध वाले को दे देता है क्योंकि उसने दूध वाले से उधारी ली होती है। दूध वाला जो है चारे वाले के पास जाता है, उसको 500 रुपया दे देता है क्योंकि उसने चारे वाले से उधारी ली होती है। चारा वाला जो है होटल के अंदर वापस जाता है और अपना जो खाने पीने का जो पुराना बिल था वो पे करता है, 500 रुपया दे देता है। अब टूरिस्ट जो है अंदर से रूम देख करके आता है, उसे रूम पसंद नहीं आता है, वो काउंटर पे 500 का नोट पड़ा होता है, वापस उठा करके ले जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था नीचे व्हाट्सएप जोक पर कि टूरिस्ट का पैसा तो टूरिस्ट के पास ही रहा, वो तो आया, अपना रुपया रखा तो उठा करके ले गया। लेकिन इन द मीन वाइल अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों ने कितने लोगों की उधारी चुका दी। तो व्हाट इज इट? दिस इज फ्लो ऑफ मनी। मनी का फ्लो होता है, ये कोई जोक नहीं है, ये फैक्ट है। इकोनॉमिक्स में मनी का फ्लो होता है और जितना अच्छा फ्लो होता है उतना अच्छी इकोनॉमी को माना जाता है। इसी तरीके से जो फर्म है वो अकेले में उसका एग्जिस्टेंस नहीं। अब उस फर्म के अंदर कई लोग काम कर रहे हैं, कई कंज्यूमर्स हैं, ऑनर्स भी हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म में ब्रेड बनाती है और तो ब्रेड बनाती है, उसमें आप मजदूर हैं या आप किसान हैं, आप गेहूं उगाते हैं। तो आपने गेहूं उगाया, आपने जाकर के उसे एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी को बेचा। ब्रेड वाली कंपनी ने, उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने काम किया, उन्होंने वहां पर उसको ब्रेड बनाई। ब्रेड को वापस से उसी मजदूर ने खरीदा, उसी फार्मर ने खरीदा। तो ये एक फ्लो में चल रहा है, वो पैसा भी फ्लो में चल रहा है और वो प्रोडक्ट भी फ्लो में चल रहा है। तो एक फर्म जो है अकेले में एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज भी होते हैं, सैलरी भी लेते हैं और उस प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं। उसी तरीके से बाहर वाले भी उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो उनमें से कुछ उसके वेंडर्स भी हो सकते हैं, कुछ उसके मालिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे फोन बनाने की कंपनी है, मान लेते हैं मैं फोन बनाता हूँ। तो मैं फोन बनाता हूँ तो मैं मालिक हूं, तो मैं अपनी ही कंपनी का फोन यूज कर रहा हूँ और जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो भी मेरी ही कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं। अब मेरे कुछ कस्टमर्स भी हो सकते हैं जो मेरा फोन खरीदते हो, मेरे कुछ वेंडर्स भी हो सकते हैं। उन वेंडर्स में से कुछ लोग हो सकता है कि मेरी ही कंपनी का फोन खरीदते हो, मुझे सामान सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, लेकिन मेरी ही कंपनी का फोन खरीदते हैं। तो दे आर नॉट ओनली माई वेंडर्स बट दे आर ऑल्सो माई customers. So there could be dual relationship, there could be many relationship, and a firm does not have existence on its own. It is dependent on various other things. अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म। आपके पास एक कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो पीएसयू कंपनीज नहीं होती हैं, उनका तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू जो होता है वही एक ऑब्जेक्टिव होता है, और फर्म की ग्रोथ करना वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। और जो मैनेजर होता है, जो सीट पर बैठा है, जो मालिक नहीं है, मैनेजर है, उसको अपनी, जिसे बोलते हैं अपना सेटिस्फैक्शन, चाहे वो जॉब सेटिस्फैक्शन, सैलरी सेटिस्फैक्शन, वर्क होम बैलेंस कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, उसे मैक्सिमाइज करना उसे अच्छा लगता है, ये उसका मोटिव होता है, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और फर्म लंबे समय तक चले, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। और एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि नई कंपनियों को उस पर्टिकुलर मार्केट में ना घुसने दिया जाए और रिस्क को अवॉइड करते रहा जाए। जैसे मान लेते हैं आपकी कोई एक कंपनी है, आप कोई चीज बनाते हैं, तो उसमें नया आदमी घुस सकता है, तो आप उसको रोकना चाहते हैं, तो या तो आप अपने जो डिजाइन है उसका आप पेटेंट कर लेंगे ताकि दूसरा आदमी उस मार्केट में ना घुस सके, या फिर आप उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से रखेंगे कि नया मार्केट में अगर आदमी घुसेगा तो वो पूरी लागत लगा करके, ये सब लगा करके वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, उसे वो उतना लुक्रेटिव मार्केट नहीं लगेगा, तो वो उस मार्केट में एंटर ही नहीं करेगा। इस तरीके से कई तरह के एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो फर्म का ऑब्जेक्टिव जो हुआ वो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सेल्फ, सर्वाइवल ऑफ द फर्म और एंट्री बैरियर, रिस्क अवॉइडेंस, ये जो हुए ये एक फर्म के ऑब्जेक्टिव हुए। अगर हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये फॉर्मूला बड़ा इजी है, आपने शायद पढ़ा भी होगा या आगे भी आप कई जगह पढ़ेंगे, तो मैं इसको इतना ले नहीं रहा हूँ, ये थ्योरी का पार्ट है, तो
मैं इसको ले नहीं रहा हूँ। इसमें आर जो है वो डिस्काउंट रेट है और जो पाई लिखा हुआ है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि आज मान लेते हैं कि आज कुछ पैसा मिलने वाला है, वो आज ना मिल करके 5 साल बाद मिलेगा तो क्या होगा, 5 साल बाद मिलेगा तो मेरे को इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा और क्या होगा। तो ये बस उसी चीज का फॉर्मूला है कि भैया आज पैसा नहीं मिला, आज से 10 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, आज से 25 साल बाद आपके प्रोजेक्ट से इतना पैसा मिलेगा। तो 25 साल बाद जो मिलेगा उसका वैल्यू उतना थोड़ा ना रह जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट लॉस की वजह से, वो तो काफी सारी चीजें, तो उस पैसे को आज की टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ये देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आता है दूसरा फॉर्मूला, आपकी बुक में दे रखा है। इसमें टीआर जो है टोटल रेवेन्यू है, टीसी जो है टोटल कॉस्ट है और आर जो है डिस्काउंट है। तो ये जो आर है ये आपके प्रोजेक्ट की रिस्कीनेस पर भी डिपेंड करता है और जो मार्केट की जो कैपिटल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। आर यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करेगा, इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा, तो ये जो है डिस्काउंट रेट इन सब चीज़ों के हिसाब से बनेगी। जो टीआर है आपका यानी कि टोटल रेवेन्यू, वो आपकी डिमांड पर डिपेंड करेगा, आपकी प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। और जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन टेक्निक पर डिपेंड करेगा, आपके कॉस्ट फंक्शन पर डिपेंड करेगा, आपके प्रोसेस डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। तो अब आपका काम क्या था? आपका काम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ब्रॉड लेवल पर था, जो आपके जो एमडी साहब थे या डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दो। तब आप आए अपनी सीट पर, आपने देखा यार प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, क्या क्या कर सकता हूँ। तो आपने फॉर्मूला निकाला, तो आपने देखा अरे आर नीचे की साइड है, तो एक काम करो रिस्कीनेस कम कर दो और कंडीशन इन कैपिटल मार्केट ठीक कर दो। भैया तो आपके अंडर में है ही नहीं, तो ये तो आप कैसे कर लेंगे, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ। फिर आता है कि हम लोग टीआर जो है, टीआर को हम लोग बढ़ा दें, यानी टोटल रेवेन्यू को बढ़ा दें। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि डिमांड एंड फोरकास्टिंग बढ़िया कीजिए, प्राइसिंग जो है वो ऑप्टिमल बढ़िया प्राइसिंग कीजिए और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कीजिए। अब टीसी जो है उसे कम करना है, तो प्रोडक्शन टेक्निक्स जो हैं वो बेटर प्रोडक्शन टेक्निक्स लेकर के आइए, आर&डी कीजिए, कॉस्ट फंक्शन को ठीक कीजिए, प्रोसेस का बढ़िया डेवलपमेंट कीजिए। तो आपका काम है टोटल कॉस्ट को कम करना, टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना और आर जो आपका रिस्क है उसे कम करना। अब यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है एक मैनेजर का। तो जो मैनेजर है उसका यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, मतलब आप एक जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए बेसिकली, आप किससे बढ़िया, यूटिलिटी फंक्शन से मतलब है आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपकी सैलरी से, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपकी जॉब से, पावर से, प्रेस्टीज से और स्टेटस से। अगर आप वही काम डिप्टी मैनेजर के तौर पे कर रहे हैं और वही काम आप जनरल मैनेजर के तौर पे कर रहे हैं, तो डिप्टी मैनेजर वाला बोलेगा कि यार क्या जनरल मैनेजर को तो इतनी सैलरी दे रखी है, कुछ करता धरता तो है नहीं। तो जो स्टेटस है, जो सैलरी है, जो पावर है, प्रेस्टीज है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और लेबर्स होते हैं। ओनर्स का मोटो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का भी मोटा मोटी वही होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बस खा पी करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटा मोटी यही होता है कि हमें जो है प्रॉफिट बढ़ाना है। जो मैनेजर होता है उसका होता है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए, सैटरडे को ना जाना पड़े, ओवर टाइम ना करना पड़े, सैलरी अच्छी मिल जाए, बोनस मिल जाना चाहिए और प्रमोशन हो जाए। तो ये सारे जो होते हैं वो मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इस मैनेजर के ऑब्जेक्टिव में मेरे को तो कहीं पर भी नजर नहीं आया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा अपनी सैलरी बढ़ा लेना, वर्क लाइफ बैलेंस कर लेना, सैटरडे को नहीं जाना, ओवर टाइम नहीं करना, यही सब है। और फिर नीचे आता है लेबर। अब लेबर तो वही करेगा जो मैनेजर बोलेगा। मैनेजर बोलेगा कि भैया सैटरडे को नहीं आना तो नहीं आएंगे, ओवर टाइम नहीं करना तो लेबर भी नहीं करेगी। तो देयर शुड बी अलाइनमेंट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनर्स एंड मैनेजर्स, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स के बीच में अलाइनमेंट की जरूरत है। और रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ऐसा नहीं होने की वजह से ऑफिस की कार का मिसयूज करते हैं, फोन का मिसयूज करते हैं और पार्टीज करते हैं, होटल के अंदर पैसा खर्च करते हैं। तो ऑफिसर जो है इस तरीके की हरकतें करता है, अल्टीमेटली जो है कंपनी को लॉस होता है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो एक सॉल्यूशन तो यह है कि बोनस कर दिया जाए, प्रॉफिट से लिंक कर दी जाए सैलरी को, या फिर स्टॉक ऑप्शन दे दिया जाए मैनेजर को, ताकि मैनेजर भी जो है एक पार्टली ऑनर बन जाए, जैसे अमेजन वगैरह के अंदर स्टॉक ऑप्शन दे दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। तो एक ये चीज आपकी बुक में काफी डिटेल में दे रखी है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करी, दैट इज अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग इन अ फर्म। आपके बस एक पैरा ही है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कुछ कंस्ट्रेन होते हैं जिनकी वजह से जो है डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। या तो रिसोर्स कंस्ट्रेन होता है, या लीगल कंस्ट्रेन होता है, या मॉरल होता है, या कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कुछ खास ज्यादा नहीं दे रखा है, बस ये 4 वर्ड्स ही दे रखे हैं। और दूसरा दे रखा है डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। तो यहाँ पर बात कर रखी है इंक्रीमेंटल कॉस्ट की और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की।
अब इंक्रीमेंटल कंसेप्ट क्या है? इंक्रीमेंटल कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी चीज के प्रोडक्शन के अंदर हैं और अगर आपको उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने से आपकी कॉस्ट ऑफ कोर्स ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा, ज्यादा लेबर यूज होगी, सब कुछ ज्यादा यूज होगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट में बिकेगा भी ना, तो जब वो बिकेगा तो वहां से रेवेन्यू भी आएगा। सो देर विल बी इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑल्सो एंड देर विल बी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑल्सो। दोनों चीजें बढ़ेंगी, आप कॉस्ट भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगी। तो आपको कितना प्रोड्यूस करना है? अब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि भैया कॉस्ट भी बढ़ रही है मेरी तो और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी कॉस्ट कम बढ़े और रेवेन्यू ज्यादा बढ़े। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी कॉस्ट ज्यादा बढ़ने लग जाएगी और मेरा रेवेन्यू कम बढ़ने लग जाएगा, मैं वहां पर जो है मैं अपना प्रोडक्शन रोक दूंगा। भैया मैं क्यों करूंगा ऐसा कि मेरी कॉस्ट तो बढ़ती चली जा रही है लेकिन मेरा रेवेन्यू उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। तो ये वही है, इसके अंदर आपको उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है जब तक आपकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट वो जिस गति से बढ़ रही है और रेवेन्यू जिस गति से बढ़ रहा है वो दोनों बराबर हो। इनिशियली आपका जो कॉस्ट जो है वो कम गति से बढ़ेगी और रेवेन्यू ज्यादा गति से बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है कॉस्ट ज्यादा गति से बढ़ने लग जाएगी और रेवेन्यू कम गति से बढ़ने लग जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैंने खैर कुछ 4-5 फिगर ऐसे ही थ्रो कर दिए हैं। बाकी फर्दर एनालिसिस आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आएगा आगे वाली यूनिट्स के अंदर। तो एक बास्केट बनाने वाली इंडस्ट्री ले लेते हैं, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है 1,000 रुपया, तो आपको रेंट ही देना पड़ता है उस फैक्ट्री का, और एक लेबर जो है वो 5 रुपया लेती है पर बास्केट का। तो मान लेते हैं अगर 100 बास्केट बनाएंगे तो क्या होगा, तो 100 बास्केट बनाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये तो आपका लेबर ले जाएगा 500 रुपया और 1,000 रुपया आपको रेंट देना पड़ेगा। तो आपकी एक बास्केट की कॉस्ट कितनी पड़ी? एक बास्केट की कॉस्ट आपकी पड़ी 15 रुपया। उसी तरीके से अगर 200 बास्केट बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी जो असेट वाली कॉस्ट थी ना, जो फिक्स असेट वाली जो कॉस्ट थी, वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं आपकी कॉस्टिंग कम होती चली जा रही है। आप एक चीज नोटिस करते चले जाइए, अब जैसे 600 बास्केट बना रहा हूं तो 6 रुपया पर बास्केट पड़ रही है, अगर मैं 1,000 बास्केट बना रहा हूं तो 6 रुपया पर बास्केट पड़ रही है, अगर मैं 5,000 बास्केट बना रहा हूं तो 5 रुपया 20 पैसा की बास्केट पड़ रही है। लेकिन एक चीज आप नोट कर सकते हैं इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंगली कि इनिशियली तो 15 से 10 रुपया हो गई बास्केट, तो यानी देर वॉज जब मैंने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी तो मेरी कॉस्ट काफी तेज गति से कम हुई, लेकिन बाद में जब मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो कॉस्ट जो है वो उतनी कम नहीं हो रही है। तो वो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो आप इसके जो बॉटम लाइन आप देखिए कि स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स की वजह से जो है कॉस्ट तो कम हुई है बट रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इज स्लो आफ्टर सम नंबर। सिमिलरली अगर हम रेवेन्यू की बात करें, अगर एक बास्केट 8 रुपए में बिकती है तो आप देखेंगे कि कितने का प्रॉफिट मुझे हो सकता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तो है लेकिन रेट ऑफ प्रॉफिट जो है इज इंक्रीजिंग स्लोली आफ्टर सर्टेन पॉइंट। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप के जो डिसीजन है जो हैं वो इकोनॉमिक्स में लिए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज देखी जाती है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर इतने नंबर तक का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ये खैर आप इतना दिमाग अभी मत लगाइए, याद कर लीजिए भले कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर अभी आगे की यूनिट्स में बहुत बार आएगा। अब अगला आता है क्वाजी मार्जिनल प्रिंसिपल। क्वाजी मार्जिनल प्रिंसिपल ये है कि हर एक गुड की जो हम खरीदते हैं उससे हमें उसकी कुछ मार्जिनल यूटिलिटी होती है हमारे लिए। मार्जिनल यूटिलिटी से मतलब है सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। जैसे कि मैं जाता हूँ मार्केट के अंदर, मैंने एक टी शर्ट देखा, बहुत अच्छा है, सुंदर है, एडिडास का है, मैंने खरीद लिया तो मुझे खुशी मिलती है। अब अगर मैं 2 खरीद लूं तो मुझे और खुशी मिलेगी, 4 खरीद लूं तो हो सकता है उतनी खुशी ना मिले, लेकिन फिर भी खुशी तो मिलेगी। लेकिन अब एक और चीज है कि मेरे पास जो है पैसा भी है, मतलब देयर इज अ कंस्ट्रेन। मेरी सैलरी जो है 40,000 रुपए की है। अब मैं जाकर के सीधा का सीधा मतलब एक दुकान पे गया, टी शर्ट की दुकान पर, 40,000 रुपए की सैलरी आज मुझे मिली और मैंने बोला एक काम कर 30,000 रुपए के तो टी शर्ट ही कर दे, फिर बचेगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में मैं अपना मंथ कैसे चलाऊंगा? सो दैट कैन नॉट बी डन। जो भी इंसान होता है, कोई भी कंज्यूमर होता है, उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और हर एक आइटम से उसको किसी तरीके की यूटिलिटी मिलती है, किसी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे घर के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल है, मैं दाल भी खरीदता हूं, मैं चिकन भी खरीदता हूं, मैं फिश भी खरीदता हूं, मैं एग भी खरीदता हूं, मैं मिल्क भी खरीदता हूं और पेट्रोल भी खरीदता हूं। हर एक चीज से मुझे थोड़ी थोड़ी यूटिलिटी मिलती है। खाना खरीदता हूं तो मतलब ऑफ कोर्स फूड आइटम से मेरी भूख मिटती है, मुझे उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मेरे बेसिक रहने के लिए जरूरी है, उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो मुझे हैप्पीनेस ना मिले वो। तो जो मेरी सैलरी है, हाउस होल्ड सैलरी जो है, मैं उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं किसी तरीके से उनको एलोकेट करता हूँ।
तो एलोकेट इस तरीके से किया जाता है। इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि अगर कोई रेशनल आदमी है जिसका दिमाग बिल्कुल सही काम करता है, अगर वो कोई रेशनल आदमी है तो वो हर एक कमोडिटी में उतना ही इन्वेस्ट करेगा जिससे उसको सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलता, मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे मान लेते हैं कि टी शर्ट है, मेरे मार्केट गया मैं खरीदने के लिए और टी शर्ट है और मेरे पास जीन्स है, तो मैं कितनी टी शर्ट खरीदूंगा और मैं कितनी जीन्स खरीदूंगा? मैं उतनी ही टी शर्ट खरीदूंगा और उतनी ही जींस खरीदूंगा जिनको खरीदने से मेरे को हैप्पीनेस बराबर सी होती है। अगर मान लेते हैं कि मेरे को जींस खरीदने से ज्यादा हैप्पीनेस होती है और टी शर्ट खरीदने से कम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा जींस खरीद लूंगा। हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी घर पे रखा हो, तो मैं अपने रिसोर्सेस को इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सो दैट कि दोनों से मुझे यूटिलिटी बराबर मिले। तो ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है। अंग्रेजी के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखा है कि अंकित जो एक कॉलेज बॉय है, ही ऑलरेडी हैज शॉर्ट्स बट नो जींस। अंकुर इज ए ऑफिस गोइंग मैन, ही डज नॉट हैव शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स। तो हर एक आदमी डिपेंडिंग अपॉन हिज इंडिविजुअल करेक्टर, इंडिविजुअल चॉइसेस, यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, सब कंज्यूमर का सेम नहीं होता। तो हमारा काम होता है कि हम जो हैं वो हमारे रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करें कि सबसे हमें बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये एक इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है। इसी तरीके से आपके यहाँ बुक में डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल दे रखा है जो नेट पीवी एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि आपके पास पैसा था, आप दो जगह इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लो, मेरे पास पैसा था, मैं दो जगह इन्वेस्ट कर सकता था, या मैं कार खरीद सकता था या मैं एक 1 BHK खरीद सकता था। तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं? तो मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हो सकता है कार की ट्रेवलिंग मेरी ज्यादा हो, तो और कार खरीदने से मुझे फायदा होता हो, मेरा कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती हो, या हो सकता है 1 BHK खरीदने से मुझे फायदा हो, वहां से हो सकता है रेंटल इनकम आने लग जाए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं या कर रहा हूं कुछ इन्वेस्टमेंट, उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेट, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि मेरे पास दो चॉइसेस थी। नंबर 1 बेस्ट चॉइस थी कि मैं 1 BHK खरीद लूं। नंबर 2 बेस्ट चॉइस थी कि मैं कार खरीद। तो कार खरीद लूं, ये जो चीज है ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल में कहलाएगा कि जो उससे मेरे को रिटर्न मिलता, दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपकी उसमें बुक में दे रखा है। एक इन्होंने एक इकोनॉमी का एग्जांपल ले रखा है जिस इकोनॉमी के अंदर केवल बटर या गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज में इधर गन बना लो या इधर आप बटर बना लो। तो आप उसका अगर कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तो एक कर्व बनता है जो आपके स्क्रीन पर है। इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ज्यादा बटर बनाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये क्लासिक एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि अगर आप 1 यूनिट गन एक्स्ट्रा बनाते हैं तो कितनी यूनिट बटर का आपको त्याग करना पड़ेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1 यूनिट गन जैसे जैसे हम ज्यादा बनाते चले जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें ज्यादा बटर का त्याग करना पड़ता है एक गन बनाने के लिए। तो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर बाई चांस क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना ही पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए। फिर लास्ट में आपकी बुक में इनविजिबल हैंड्स की बात की गई है, वो आपकी बार की अखबारों में की जगह पढ़ चुके होंगे। एडम स्मिथ जो है वो कहते हैं कि मार्केट इज ए इनविजिबल हैंड, और अगर कुछ भी चीज गलत होती है या सही होती है तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप एक इनविजिबल हैंड है, उसको इधर से इधर धक्का देता है, उधर से उधर धक्का देता है, मार्केट को अपने इक्विलिब्रियम पे ले आता है। तो दैट इज एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। थैंक यू।